हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये सीरीज बन रही है किसके लिए? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाली, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बस आपका सेमेस्टर कौन सा होना चाहिए? छठा सेमेस्टर। तो पहले ही सॉरी बोल देता हूँ सर, क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं और आपकी जो सीरीज है थोड़ी लेट हो रही है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ जी, आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7वां का बी पार्ट है। 7वें का ए पार्ट पहले ही हो चुका है, जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। सिंपल ना, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी अमाउंट होगा आप मिनिमम अमाउंट व्हाट्सएप पे पे करके आप आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, ठीक है ना भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या सुधार हुए थे उनके बारे में सीखना है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार हुए थे उसको सीखने से पहले ये तो पता होना चाहिए सुधार क्यों किए गए थे या फिर सुधार की जरूरत क्यों थी, है ना। हाँ जी, तो पहली चीज हम क्या सीखेंगे? नीड। हमें बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने की नीड क्यों पड़ी थी, जरूरत क्यों पड़ी थी बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने की। तो पहला पॉइंट क्या आता है? अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि खाली नेशनलाइजेशन किया गया था कब? 1969 के अंदर और 1980 के अंदर हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर का जब रिफॉर्म किया गया तो दो बार किया गया। पहले 1969 में किया गया था, लगभग 14 बैंकों का रिफॉर्म मतलब नेशनलाइजेशन किया था, जिसमें एसबीआई भी आता है, ठीक है। उसके बाद 1980 में फिर दोबारा से रिफॉर्म किया गया। 7 या 6 बैंक थे जिसके अंदर रिफॉर्म्स किया गया, ठीक है, सुधार किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद हमको नीड क्यों पड़ी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करने की, यानी कि सुधार करने की? तो पहली चीज प्योर प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है 1969 से पहले जितने भी बैंक्स थे वो सभी बैंकों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, एक तरीके से नेशनल बैंक थे वो, ठीक है। हाँ जी, उन बैंक्स को कौन कंट्रोल कर रही थी? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। इसी वजह से सारा का सारा जो प्रॉफिट होता था, जितना भी पैसा जाता था वो बहुत कम होता था, कि गवर्नमेंट ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो सर्विस क्या प्रोवाइड करते थे? कम भी सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे होता नहीं, गवर्नमेंट जॉब में एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो स्टार्टिंग में तो बंदे मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में जाते सर्विस देना क्या कर देते हैं? थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो पुअर सर्विस की वजह से उनका प्रॉफिट भी क्या हो रहा था? कम हो रहा था। सिंपल ना। और एक और कारण था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके बारे में मैं पहले ही भी बता चुका हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? सोचिए, जो पैसा बैंक में जमा होता है ना, वो जैसे आम जनता जो पैसा जमा करती है, डिपॉजिट करती है बैंक में, वो बैंक वालों के लिए होती है लायबिलिटी, क्योंकि उनको वो पैसा चुकाना होता है वापस, ठीक है। हाँ जी, अब उस पैसे को यूज करके वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को लोन पे देते हैं जिससे वो ब्याज कमाते हैं। तो जिनको उन्होंने लोन पे दिया वो उनके लिए बन जाते हैं एसेट्स। क्या बन जाते हैं? एसेट्स, क्योंकि वो लोग उनको पैसा रिकवर करेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सिंपल है ना। हाँ जी, तो अगर कोई बंदा पैसा मतलब पे नहीं कर पाता, या फिर बैंक वालों ने जिसको लोन दिया है वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो वो इंसान बन जाता है बैंक्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बैंक वालों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से जरूरत पड़ी थी किसे? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लाने की। आगे चलते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे अभी दिख रहा है आपको, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यूपीआई आ चुका है, लेकिन उस टाइम पे इतना सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से हमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा तेजी से जरूरत थी। सिंपल है ना। तो बैंकिंग सेक्टर की नीड क्यों पड़ी, वो टॉपिक्स थे। आगे चलते हैं, एक सेकंड भाई। हाँ भाई, श्योर है। तो अगला आता है, अब हमको पता चल गया हमको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तो हमने कमेटियां बनाई दो, ठीक है। तो उन दोनों कमेटियों के बारे में सीखते हैं। कमेटीज ऑन रिफॉर्म्स, यानी कि हमने कमेटी बनाई रिफॉर्म्स पे, और दोनों ही कमेटी नरसिम्हा जी ने बनाई थी। नरसिम्हा जी कौन थे? गवर्नर थे किसके? आरबीआई के उस टाइम पे, ठीक है। हाँ जी, तो नरसिम्हा जी ने कमेटी बनाई भाई। जहाँ पे देखा वहां पे तो ये लिखा था कि नरसिम्हा जी क्या बोलते हैं, गवर्नर थे, लेकिन 1991 में शायद नरसिम्हा राव जो थे ना, वो प्रेसिडेंट भी रहे, मतलब प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे देश के, ठीक है। 1991 की पॉलिसी जब आई थी, एलपीजी पॉलिसी, उसी के साथ शुरू थे। तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी हो, गवर्नर हो या फिर क्या बोलते हैं वो हो, कौन हो? प्राइम मिनिस्टर। शुरू थे। तो नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी कब? 1991 में। हाँ जी, उसी टाइम पे जब एलपीजी पॉलिसी आई थी। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या किया गया था? फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरी बार रिफॉर्म किया गया 1998 के अंदर नरसिम्हा कमेटी में, फिर दोबारा से, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किया गया। आसान है, यानी हमने दो बार सुधार लाने की कोशिश करी है कि इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सिंपल था ना, एक तो 1991 में और एक 98 में, और दोनों ही कमेटी नरसिम्हा जी लेके आए थे अपनी तरफ से बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स करने के लिए। अब वो पढ़ते हैं कौन सी रिफॉर्म्स लाए गए थे इन दोनों कमेटी के अंदर, ठीक है। तो बात आती है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की। तो बैंकिंग सेक्टर में कौन से रिफॉर्म लाए गए हैं? तो पहला, डी रेगुलेशन ऑफ एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मैंने बताया था डी रेगुलेशन क्या होता है, सुनिए ध्यान से। डी रेगुलेशन हमने किया था किसका? एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर जो बैंक थे उनका डी रेगुलेशन किया गया था। आपको पता होगा 1991 से पहले सारे के सारे बैंक किसके होते थे? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती थी पूरी तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा अगर हमें ग्रोथ करनी है या फिर हमें डेवलपमेंट करना है इकोनॉमी का, तो उस टाइम पे हमें चाहिए क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर
के तौर पे हमें बैंक चाहिए जो कि प्राइवेट मैनेज करता हो, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को मैनेज नहीं कर पाएगी बड़े लेवल पे, ठीक है ना। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन कर दिया और नेशनलाइजेशन करने के बाद एक फायदा हमें जो मिला वो मिला डीरेगुलेशन का। डीरेगुलेशन मतलब हमें ये फायदा मिला कि जहां पहले इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ही अपना बैंक चलाती थी, अब इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर भी आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, और कोई फॉरेन बैंक हो तो वो भी आके हमारे इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोल सकते हैं। सिंपल है ना, इससे हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सिंपल है ना भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और जो क्या बोलते हैं फॉरेन बैंक थे, फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के बैंक, हाँ जी, उनको भी तवज्जो दिया गया, उनको भी बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ पे ब्रांचेस खोलिए। सिंपल था ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। बात आती है लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन। हाँ जी, लिबरलाइज्ड ब्रांच एक्सपेंशन, यानी हमने लिबरल तौर पे ब्रांच का एक्सपेंशन किया गया और इतना एक्सपेंशन कर दिया कि अभी तक आज तक अगर बात करी जाए तो हमारे जो देश में बैंक्स है ना वो लगभग 43 तो फॉरेन प्राइवेट बैंक है, 43 क्या है फॉरेन प्राइवेट बैंक, और लगभग 26 जो हैं, 26 कौन से हैं, 26 जो हैं वो वाले बैंक है, मतलब कि कौन से बताऊं मैं भूल गया, हाँ डेवलपमेंट बैंक। 26 जो है वो पब्लिक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। पब्लिक बैंक जो है वो कितने 26, और क्या बोलते हैं प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक कितने 43। तो हमारे देश में गवर्नमेंट के बैंक जो हो गए वो कम हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर के और फॉरेन बैंक जो होंगे वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, लिबरलाइजेशन के तौर पे। लिबरलाइजेशन जब किया गया, एक्सपेंशन किया गया, सिंपल ना। अच्छा, एक चीज और बोली गई, जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक है या फिर जो छोटे मोटे बैंक है ना, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनमें अगर आपके पास कस्टमर बेस 50,000 से कम है तो आप आराम से बैंक खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई और उसकी गवर्नमेंट की आपको गाइडलाइंस मतलब की गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब उनकी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको पता है 1991 से पहले हर चीज के लिए लाइसेंस अप्रूवल लेना पड़ता था, मतलब लाइसेंस की जरूरत थी, गवर्नमेंट ने बोला हर किसी को लाइसेंस लेना पड़ेगा कोई भी बिजनेस करने के लिए। लेकिन अब 1991 में जो नेशनलाइजेशन किया गया उस टाइम पे क्या बोलते हैं नेशनलाइजेशन किया गया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1991 के अंदर जो पॉलिसी आई, जो कमेटी बैठी, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया जिसकी भी ब्रांच में मतलब कि ऐसी कोई ब्रांच अगर आप खोलना चाहते हो जिसमें क्या बोलते हैं लोगों की मेंबरशिप जो है वो 50,000 से कम है, वहां पे आपको आरबीआई और गवर्नमेंट की उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ब्रांच में 50,000 लोगों से ज्यादा का क्या बोलते हैं डाटाबेस है तो उस टाइम पे आपको आरबीआई की गाइडलाइंस लेने की जरूरत है, मतलब आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत है। सिंपल है ना। हाँ जी, तो अगर आपको परमिशन नहीं चाहिए होगी आरबीआई की कब, जब 50,000 से कम का बेस होगा, और आरबीआई की परमिशन चाहिए होगी तब जब आपके पास 50,000 से ज्यादा का बेस होगा। शुक्र है। हाँ जी, ब्रांच खोलने के लिए एक नहीं। आगे चलते हैं, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को रेट को भी डीरेगुलेशन कर दिया, मतलब पहले गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, आरबीआई रेगुलेट करती थी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा, ठीक है, और उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सारे बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते थे। अब आरबीआई ने क्या कर दिया, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट बता दिया, इतना इंटरेस्ट रेट होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना चाहे उतना ज्यादा चार्ज कर सकते हो, मतलब कि पब्लिक से इंटरेस्ट रेट। जैसे अगर आप लोन लेने गए तो आप देखोगे किसी बैंक में मिल रहा है 18% इंटरेस्ट पे, किसी बैंक में मिल रहा है 12% इंटरेस्ट पे, किसी बैंक पे 4% इंटरेस्ट पे, वो कह रहा है 4% भी मेरे को दिला दो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब अलग अलग बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डीरेगुलेशन कर दिया, वो भी इंटरेस्ट रेट का, यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे, कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, अलग अलग बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट रखते हैं। आगे चलते हैं, परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू सेल शेयर्स। अब गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि जो गवर्नमेंट के बैंक है वो अपने शेयर सेल कर सकती है, लेकिन केवल कब तक, 49% तक ही अपने शेयर इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी कि 49 मतलब 51% जो होगा वो किसके पास होगा, अभी भी गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। तो 49% तक गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है शेयर वो बेच सकती है ओपन मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ने सीआरआर और एसएलआर को कम किया। सीआरआर और एसएलआर बता रखा है मैंने पहले। सीआरआर क्या होता है, जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है जनता के द्वारा बैंक में, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो क्या बोलते हैं बैंक वाले आरबीआई के पास भिजवाते हैं, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। एक होता है एसएलआर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है, जो बैंक में पैसा जमा होता है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो बैंक वाले अपने पास रखते हैं। समझो ध्यान से, फॉर एग्जांपल होता क्या है, मान लो ये आपने 1000 रुपए जमा किए बैंक में, ठीक है, तो बैंक वाले के अपने पास रख के घूमेंगे नहीं ना, बैंक वाले क्या करेंगे, अपने पास खाली 100 रुपए रखेंगे और बाकी पैसा क्या कर देंगे, वो दे देंगे लोन पे। लोन पे कितना दे दिया, 900 रुपए। तो जो बैंक वाला अपने पास रखा है वो क्यों रखा है, ताकि अगर कभी पैसा मांग रहा हो तो आपको दे दिया जाए वापस। लेकिन फिर भी बैंक में तो करोड़ों में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये भी 100 करोड़ रुपए रखे होंगे बैंक में अपने पास, तो इतना ज्यादा पैसा होता है। बैंक इसके दो पार्ट डिवाइड कर देता है, एक सीआरआर और एक एसएलआर।
CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ये वो पैसा होता है जो डिपॉजिट्स है उसका एक पार्ट छोटा सा, जैसे 50 करोड़ मान लो, हाँ जी, और ये पैसा भिजवा देते हैं किसके पास? RBI के पास, आसान है। और ये जो SLR वाला पार्ट होता है ये बैंक वाले अपने ही पास रखते हैं, जैसे 50 करोड़ हो गया तो इसे अपने पास रखते हैं, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आसान था भाई, हाँ जी। इसके अलावा भाई बस ये रिफॉर्म थे। अच्छा ये लास्ट है क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाई गई। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब जिससे आप पैसे निकालते हो, ATM जिसे बोलते हैं, हाँ जी, वो मशीन लगाई गई ताकि आप आसानी से, जो कस्टमर है वो आसानी से विदड्रॉ और रिफंड मतलब कि वो कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके। सिंपल था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरी यूनिट 1। कौन सी खत्म हुई है? यहाँ पे यूनिट 1 खत्म हुई है, अभी 4 यूनिट और बाकी हैं, तो 7B पार्ट जो है आपका वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो आए। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिसने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ सर, इतनी ज्यादा खुशी होती है ना अगर आपने पहले से कर रखा है सब्सक्राइब, तो भाई दिल से कहता है, ये मतलब दिल से ही नहीं, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से, जो नाखून दिख रहा है ना, नाखून से भी आपको थैंक यू कहने का मन करता है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिया, बाद में कहीं नहीं जा रहे, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक है ना, बाद में मत कहना मिटो दिया। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है जी। तो बात आती है बेसल नॉर्म्स की, ठीक है। अब आपका ये आखिरी वीडियो है और उसके बाद क्लिप खत्म हो जाएगी पूरी, मतलब लास्ट टॉपिक रह गया, ठीक है। तो बात आती है बेसल नॉर्म्स की। बेसल नॉर्म्स, अब क्या हुआ पता है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम है ना, एक देश का ही नहीं पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम, तो अगर किसी एक ऐसा है कि एक देश में अगर क्राइसिस आते हैं या फिर कोई दिक्कत होती है ना, तो उससे दूसरे देश के भी उस पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर कोई भाई सारे देश एक दूसरे से मिले हुए, ठीक है, तो एक दूसरे से अगर जुड़े हुए, किसके माध्यम से? ट्रेड के माध्यम से, हम ट्रेड करते हैं ना, ठीक है। तो अगर किसी एक देश में क्राइसिस आ रहे हैं और उसका बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, तो फिर उससे इफेक्ट जो है ना वो बाकी दुनिया पे भी पड़ता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मेथड बनाया जाए ताकि एक जो फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई क्राइसिस आ रहा है तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो हेल्प कर सके, उनको बचा सके, या फिर किसी तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए जो कि ना सभी बैंकों के ऊपर बैठा होगा, मतलब सेंट्रल बैंक का भी एक बाप होगा, ठीक है। वो कह रहा है वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक है, लेकिन किस काम से? सुनिए, तो हमने उसी के लिए तैयार किया बेसल नॉर्म्स। क्या तैयार किए? बेसल नॉर्म्स, यानी हमने बनाया BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि इंटरनेशनल में जो भी, यानी विदेशों में जो भी सेटलमेंट होगी उसके लिए हमने एक एजेंसी तैयार करी जिसका नाम था BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट सेटलमेंट। आसान था, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ जी। और उनके माध्यम से हमने तैयार किए अपने बेसल नॉर्म्स, ठीक है, हाँ जी। और इंडिया ने इसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया कब से? 19 कहाँ गया, लिखा नहीं क्या, हाँ ये रहा, इंडिया ने अडॉप्ट किया कि इसको बेसल नॉर्म्स को 1999 में। सिंपल ना, हाँ जी, जो भी क्या बोलते हैं बेसल नॉर्म्स बनाए गए थे उसके हिसाब से। सुनिए ध्यान से, तो क्या हुआ, अब ग्लोबल में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए उससे बचाने के लिए काम कौन करता है? BIS, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना एक कमेटी भी बनाई जाए, तो साथ में इन्होंने कमेटी बना दी जिसका नाम था बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी बैंकों को देखने के लिए, यानी जो सेंट्रल बैंक से या फिर किस बैंक में या फिर किस ग्लोबल एरिया में या फिर किस देश के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था? BCBS। सिंपल है ना, किसने बनाई ये बनाई BIS ने। तो BIS एक बैंक है एक तरीके से जिसने क्या बोलते हैं कमेटी बनाई ताकि सुपरविजन किया जा सके सब बैंकों पे, ठीक है। और किस लिए करी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्लोबल, यानी कि पूरी ग्लोबल की, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संभालने के लिए, सुधारने के लिए। सिंपल था इतना, हाँ जी। शुरू करते हैं। इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया, क्या बोलते हैं, बेसल 1 को, बेसल 2 को और बेसल 2 को, मतलब बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। बेसल क्या है भैया? फिलहाल बेसल जो कुछ नहीं है, ये जो था ना BIS ने कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ सुधार किए, उसका नाम रखा गया बेसल। क्या नाम रखा गया उनका? बेसल। सिंपल था इतना, ठीक। तो बेसल मतलब कि रिफॉर्म्स जो है वो 3 बार किए गए, यानी कि बेसल 1 और बेसल 2 और बेसल 3, मतलब 3 बार रिफॉर्म किए गए। क्या बोलते हैं, एक ग्लोबल इंडिया को, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको सुधारने के लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने के लिए 3 बार रिफॉर्म्स किए गए। शुरू करते हैं। तो बात आती है पहला बेसल 1, यानी पहला रिफॉर्म क्या किया गया था? तो ये रिफॉर्म किया गया था 1988 के अंदर बेसल कैपिटल अकॉर्ड के नाम से। यानी कि हमने देखा कि ना कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है बैंक वालों के लिए वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते लोन्स की, तो इस वजह से बैंकों को लॉस होता है काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ रिजर्व बनाने पड़ेंगे बैंकों को, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी बैंकों को। ये बात कही गई किसके अंदर? बेसल 1 के अंदर। तो बेसल 1 ने बोला कि आपको क्या तैयार करना पड़ेगा? आपको तैयार करना पड़ेगा क्रेडिट रिस्क।
क्या तैयार करना पड़ेगा? क्रेडिट रिस्क, यानी कि जो आप लोगों को लोन देते हो उससे बचने के लिए आपको एक रिस्क तैयार करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और किसके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि BIS के अकॉर्डिंग। तो क्या तैयार करना पड़ेगा? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखनी पड़ेगी 8%। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रखनी पड़ेगी? 8%। मतलब जितना भी आपको लगता है कि मेरे को लॉस होने वाला है उसका 8% आपके पास अपनी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ी जुकाम सा हो गया, पता नहीं क्या, मौसम चेंज हो रहा है ना आजकल, दिल्ली का मौसम ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कभी ठंडी कभी गर्मी, तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। श्योर है? हाँ जी। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम कितनी रखनी पड़ेगी? मिनिमम 8% रखनी पड़ेगी, यानी कि जितना भी आप पैसा रखते हो रिस्क के तौर पे कि आपको लगता है कितना डूब सकता है पैसा, उसका 8% आपके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के तौर पे होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा CRAR से। CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, यानी कैपिटल टू रिस्क में एसेट रेशियो, मतलब कि जितनी भी आपकी एसेट रिस्क पे लगी हुई है, एसेट मतलब जो इतना भी आपने पैसा लोन पे दे रखा है वो आपका लगता है कि आपका डूब जाएगा, रिस्क पे लगा हुआ है, उसके हिसाब से आपको कितनी कैपिटल रखनी चाहिए। समझ में आया? तो इसका एक फॉर्मूला है CRAR का, मतलब CAR बोल दो या फिर CRAR बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है क्या? टायर 1 कैपिटल अपॉन में टायर 1 कैपिटल प्लस में टायर 2 कैपिटल अपॉन में वेटेड रिस्क। सिंपल था, एसेट का वो भी, ठीक है। वेटेड, सॉरी क्या बोल रहा हूं, रिस्क वेटेड एसेट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला क्या है CRAR का? टायर 1 कैपिटल प्लस में टायर 2 कैपिटल अपॉन में वेटेड रिस्क एसेट। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, जो बैंक वाले थे उन्होंने पैसा दे दिया लोन पे, अब उनको लगता है मेरे जो 30 लाख रुपए की जो एसेट है ना वो वापस नहीं आएगी, मतलब कि जो पैसा है 30 लाख रुपए वो वापस नहीं आएंगी, तो उनके तौर पर उनको पैसा रखना पड़ेगा थोड़ा सा रिजर्व में, है ना, उसकी भरपाई करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी पैसा रख सकते हो, तो जब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दो कैपिटल होती है बैंक वालों के पास, तो 10 लाख मान लो एक जगह रख लिए, 10 लाख एक जगह रख लिए, तो ये कितना बन गया? ये हो गया 20 अपॉन में 30, और ये बन गया लगभग कितना? ये बन गया 66%। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बैंक वालों ने कितना बोला था आपको? खाली 8% रखना है आपको, तो आप 8% रखो, आराम से चल जाएगा आपका काम, ठीक है। लेकिन ये जो गलती थी ना, ये बैंक वालों को पता चल गई, क्योंकि भाई रिस्क ज्यादा है और 8% जो पैसा रिजर्व में रखने से हमारा वो लॉस भरपाई नहीं हो पाएगी, है ना। सिंपल है ना, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लॉस पे आ रखा है, खाली उसका 8% पैसा जो हम क्या रिजर्व में अपने पास रखेंगे तो लॉस की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए रिफॉर्म्स आगे किए गए थे बेसल 2 के अंदर, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो सुनिए, ये सब हो गया, आगे चलते हैं। इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया बेसल 1 को? 1999 में, ठीक है। अच्छा, टायर 1 में क्या कैपिटल होती है, टायर 2 में क्या कैपिटल होती है? मैंने बताया ना, टायर 1 टायर 2 कैपिटल होनी चाहिए, इसमें क्या कैपिटल होती है? तो पहले जो पेड अप कैपिटल होगी, जितनी भी पेड अप टायर 1 में पेड अप कैपिटल होगी, जितनी भी बैंक की पेड अप कैपिटल होती है, उसमें से ऐड कर सकते हो आप पैसा। दूसरा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो भी होंगे आपके, वो आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। टायर 2 में क्या आएगा? अनडिस्क्लोज रिजर्व, ऐसा कोई रिजर्व है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो वाला रिजर्व, और अगर डिस्क्लोज वाला रिजर्व है तो वो इसके अंदर आएगा। अगर आपने कोई रिजर्व है जो डिस्क्लोज कर रखा है वो ऊपर, जैसे कि जनरल रिजर्व, बाकी सब रिजर्व, हाँ जी। और उसके बाद इसमें रिवैल्यूएशन और रिजर्व बाकी जितने भी है, ठीक है, वो सारे रिजर्व आएंगे। अच्छा, ये जनरल रिजर्व लिखा है मैंने, यहाँ पे जनरल प्रोविजन आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व ऊपर वाले में है, यहाँ पे क्या है? जनरल प्रोविजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऊपर वाले में जितने भी डिस्क्लोज रिजर्व है वो आ जाएंगे, और नीचे वाले में आएंगे अनडिस्क्लोज रिजर्व जो आपने डिस्क्लोज नहीं किए, या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब रिजर्व आएंगे नीचे वाले में। सिंपल था, हाँ जी। टायर 1 में और टायर 2 में, तो उसका पैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी क्या बोलते हैं रिस्क को कम करने के लिए एसेट्स की। आगे चलते हैं, बेसल 2 रिफॉर्म 2004 में किया गया रिफॉर्म, और हमको पता चला कि भाई जो पहले रिफॉर्म थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने रिफॉर्म में क्या क्या ऐड किया? पहले जो रिफॉर्म था वो हमने रिस्क देखा, वो कौन सा देखा था? वो खाली क्रेडिट रिस्क देखा था, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला। लेकिन बैंक वालों को खाली उससे रिस्क नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बैंक को अफेक्ट करते हैं। तो बैंक ने मार्केट अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क दोनों को ऐड कर दिया था किसके अंदर? 2004 में बेसल 2 में। यानी कि मतलब कि जो BIS है, BIS ने बोला कि आप जो है मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क भी लेके चलोगे क्रेडिट रिस्क के साथ, यानी कि इसके साथ आपको मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को भी संभालना पड़ेगा, यानी पूरी मार्केट से क्या लॉस हो रहा है उसको भी, ठीक है। उसके बाद 2010 के अंदर तीसरा हुआ था बेसल रिफॉर्म 3। बेसल रिफॉर्म 3 के अंदर क्या रिफॉर्म किया गया? ये जो आपका रेट था ना, जो मैंने बोला था कि 8% है, इसको इन्होंने देखा कि भाई उससे भी कुछ फायदा बनानी, तो ये जो 8% था इसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा के कर दिया 10.5%, मतलब 10.5%, ठीक है। और इसमें से भी ये जो टायर 1 की कैपिटल वाली रिस्क थी ना, इन्होंने बोला 4.5% से मिनिमम नहीं होनी चाहिए। सिंपल था, ये था भाई बेसल 3। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।